Good morning, students. Welcome to another class of biology from Education Point NEET coaching classes. Myself Sushant. Okay. तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अभी तक हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े? अभी तक हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में, देन वी स्टडीड अबाउट मेटाबॉलिज्म। ऑफ कोर्स तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज में सेल्स होते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, सेल की डेफिनेशन सबको पता है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इनका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम देखेंगे। फिर सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हम ये जो इतना कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ये ह्यूमन बॉडी पे कैसे अप्लाई होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको किसका डेफिनेशन देखना होगा, किसके बारे में समझना होगा? ऑफ कोर्स सेल के बारे में। तो सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ Cell is defined as the basic unit of structure and function for all living organisms। मतलब सेल को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का और फंक्शन का बेसिक यूनिट कहते हैं। चलो ये लिखते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर and function for all living organisms। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब, फंगस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो द सेल यानी कि सब यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इजी डेफिनेशन है सेल का। आपने ये डेफिनेशन इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस डेफिनेशन के क्या मायने होते हैं, इस डेफिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए व्हेन वी आर स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। आज हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स कैसे कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बट सेल्स कैसे अरेंज होते हैं ये पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? व्हाट इज सेल। ठीक है, तो सेल इज डिफाइंड एज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो सेल को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब कोई घर बनाता है तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स लगते हैं ना, मिट्टी के या सीमेंट के ब्रिक्स लगते हैं। तो मिट्टी के या सीमेंट के ब्रिक्स से हम क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। ठीक है, तो उस दीवार में या उस वॉल में बिल्डिंग ब्लॉक कौन हो गया? मिट्टी के या सीमेंट के ब्रिक्स। उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो व्हाट आर सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि व्हाई सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज
सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? सेल। मतलब लाखों करोड़ों सेल्स को जब हम मिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या बनता है? उनकी बॉडी बनती है। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपके दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो अगेन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होता है और मल्टी सेलुलर के बॉडी में सेल नहीं होते, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। सिंस सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों जिंदा होते हैं, दोनों की बॉडीज होती है और दोनों के बॉडीज में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मींस वन, यूनि मींस वन, और सिंगल, यूनि मींस वन और सिंगल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, समझा आपको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑर्गेनिज्म? हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स वेयर बॉडी कंटेन्स ओनली वन सेल। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, बॉडी कंटेन्स ओनली वन सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फर्क समझा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन समझा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में मात्र एक सेल होता है, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पहले कौन सा देख रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन और सिंगल। चलिए लिख देता हूं मैं यहां पे, अब ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में मात्र एक सेल होता है। देयर बॉडी कंटेन्स सिंगल सेल, वन सेल। एग्जाम्पल कौन से स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना? बस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, मतलब उनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट स्टिल यूनिसेलुलर क्यों ना हो, भले ही वो यूनिसेलुलर क्यों ना हो, उनके बॉडी में सेल होता है। सेल क्यों होता है? क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल होता है। एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, मोर देन वन। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, बॉडी कंटेन्स more than one cells। ठीक है, बॉडी कंटेन्स मोर देन वन सेल। आप समझा? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
contain only single cell. Examples are bacteria and protozoa. On the other hand, multicellular organisms की बॉडी ऐसी होती है जिनमें more than one cell होता है. कितने सेल होते हैं? more than one cell होता है. एग्जाम्पल्स क्या आएंगे फिर इसके एग्जाम्पल्स आएंगे ह्यूमंस. ऑफ कोर्स ह्यूमंस के बॉडी में मोर देन वन सेल्स होते हैं. एग्जैक्टली कितने सेल्स होते हैं या अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स होते हैं इसके बाद के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा. ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर्स. ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच का फर्क क्लियर है आपको स्टूडेंट्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में मात्र एक सेल होता है. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में मोर देन वन सेल पाया जाता है, मतलब एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब एग्जाम्पल देखते हैं, ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देखते हैं. अभी हमने बात कर लिया कि सेल का डेफिनेशन क्या है. उसके बाद हमने देखा कि बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं सेल को, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट से बनती है? सेल. उसके बाद हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे एज एन एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ सेल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, what are the different types of cells present in the human body, और ये सेल्स ह्यूमन बॉडी में अरेंज कैसे होते हैं. क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का सेक्शन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं पता है आपको? बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं. वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंट, बट साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने इसके बारे में एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिया है. तो देखते हैं कितने सेल्स होते हैं. अप्रोक्सीमेटली 50 to 100. कितने सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में? कितने? अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में हमको 11th और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है. वी आर गोइंग टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमने कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दोज आर ऑर्गेनिजम्स वेयर बॉडी कंटेन्स मोर देन वन सेल. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी अदर. अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. अब 1 ट्रिलियन कितना होता है? ठीक है, जनरली ये थोड़ा सा अनयूजुअल फिगर है. ट्रिलियन आपने बहुत कम बार सुना होगा. ट्रिलियन के बारे में हम लोग 1000, लाख, मिलियन, बिलियन का नाम सुनते हैं, लेकिन ट्रिलियन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा. तो 1 ट्रिलियन इतना होता है. देखिए ध्यान से, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रिलियन. ठीक है, तो 1 ट्रिलियन इतना होता है. जब आप 1 के पीछे 12 जीरो लगाओगे तो बनता है 1 ट्रिलियन. ठीक है, ये हो गया 1 ट्रिलियन का फिगर. और ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स है? 50 to 100 ट्रिलियन सेल्स. तो इसको आप 50 to 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने सेल्स हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
Cells are the building block for all living organisms, including unicellular as well as multicellular organisms. ठीक है, what are unicellular organisms? Unicellular organisms ऐसे organisms होते हैं जिनके बॉडी में सिंगल सेल होता है. They contain only one cell. For example, bacteria, protozoa and others. Then what are multicellular organisms? Multicellular organisms are those organisms where body contains more than one cell. Examples are humans, animals and plants. For example, in a classical example, we have understood just now कि एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ट्रिलियन, 50 से लेकर 100 ट्रिलियन तक सेल्स होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में. एंड दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन. अगर आप एक 1 के पीछे 12 जीरो लगाओगे तो बनता है 1 ट्रिलियन. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी सेल्स तो है. ठीक है, अभी हमने बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज सेल, सेल का डेफिनेशन क्या होता है. अब हम ये देखेंगे ह्यूमन बॉडी के उदाहरण को लेके कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे पाया जाता है, सेल्स कैसे अरेंज होते हैं. ठीक है, आगे चले. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. All living organisms are composed of cells, whether they are unicellular or multicellular organisms. फिर हमने ये देखा था कि unicellular organisms are made up from single cells, while multicellular organisms are made from millions of cells. अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 50 से लेके 100 ट्रिलियन तक सेल्स होते हैं एक नॉर्मल एंड हेल्दी ह्यूमन बॉडी में. अब आगे चलते हैं. ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अगेन ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स कितने होते हैं. अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं हम, so in human body there are near about 200 different types of cells. कितने सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? एक नॉर्मल एंड हेल्दी ह्यूमन बॉडी में देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. कितने सेल्स होते हैं? 200 डिफरेंट टाइप्स. So in a normal and healthy living human body there are about 200 different types of cells. तो हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि इतने टाइप के सेल्स होंगे, ये इस टाइप का सेल होगा, ये उस टाइप का सेल होगा? हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सेल्स को? सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड फंक्शन. ठीक है, तो हमने क्या देखा? इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड फंक्शन. तो इंसान के बॉडी में साइज, उनका मतलब आकार किस प्रकार का होता है, साइज मतलब वो कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, एंड व्हाट इज देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वो सेल कौन सा काम करती है. वेदर दैट सेल परफॉर्म्स डाइजेशन, वेदर दैट सेल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, वेदर दैट सेल इज इन्वॉल्व इन द नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन वाला सेल. तो अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग टाइप का काम करते हैं. तो इसके बेसिस पे हमने क्या डिसाइड किया है? अप्रोक्सीमेटली in human body there are 200 types of cells on the basis of their size, shape and function. These three words are important: size,
shape and function. ठीक है, so on the basis of shape, size and function there are about 200 types of cells in the human body. ठीक है, now what are the levels of organization? Organization मतलब कैटेगराइजिंग करना, कैटेगराइज करना, अरेंज करना। एक प्रकार से इस आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक स्कूल की या कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में सारी किताबें ऐसे एक साथ नहीं रखी जाती, लाइब्रेरी में किताबों को सेक्शन वाइज रखा जाता है। जैसे बायोलॉजी की किताबों का कबर्ड अलग होता है, फिजिक्स की किताबों का कबर्ड अलग होता है, केमिस्ट्री की किताबों का सेक्शन अलग होता है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स है? नियर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड फंक्शन। तो ये जो 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है ये अलग अलग लेवल्स पे अरेंज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर लेवल टू अ हायर लेवल। ठीक है, स्मॉलर टू हायर लेवल होती है। तो ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कितनी होती है? 5 इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स का, यानी कि कौन सा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो इन अ ह्यूमन बॉडी देयर आर 5 levels of cellular organization and this is applicable to all living organisms. ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही नहीं होता, ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए आपके लिए। लेकिन जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स होते हैं। उसी तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स होते हैं, 5 लेवल होते हैं। कौन से देखिए, सबसे पहला लेवल होता है, यानी कि सबसे छोटा लेवल होता है सेल्स। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला, सबसे सिंपल और सबसे छोटा लेवल होता है सेल्स। सेल्स के बाद में आते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो जब मल्टीपल सेल्स एक साथ मिलते हैं, मल्टीपल सेल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप किए जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? टिश्यू। टिश्यू, मल्टीपल टिश्यू जब साथ में मिलते हैं, मल्टीपल टिश्यू जब साथ में मिलकर एक कंबाइंड काम करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि इंसान के बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? देयर आर अबाउट 200 different types of cells in the human body. Just for example, on the basis of shape, size and their function. कौन सा function? Physiological function. Then there are 5 different levels of cellular organization in the human body. सबसे पहला लेवल और सबसे सिंपल वाला लेवल कौन सा होता है? सेल्स। तो मल्टीपल सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं, मल्टीपल सेल्स जब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, उससे क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। नेक्स्ट, जब मल्टीपल टिश्यूज एक साथ में मिलते हैं और एक साथ में मिलकर एक कंबाइंड काम करते हैं तो उससे क्या बनता है? ऑर्गन्स। ठीक है, देन द फोर्थ लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम अगेन बहुत इजी है। मल्टीपल ऑर्गन्स जब साथ में मिलकर काम करते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स यानी कि एक से ज्यादा ऑर्गन्स जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो पहला लेवल क्या है? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का या सेल ऑर्गेनाइजेशन का? सेल्स। सेल्स आर द सब यूनिट और fundamental basic unit for structure and function of all living organisms. Then the second level is tissues. When multiple cells are combined together to perform a combined function, biological or physiological function, it is known as tissue. जब मल्टीपल टिश्यूज एक साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन्स। और जब एक से ज्यादा ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एंड द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, कौन सा हो सकता है?
डेफिनेशन बहुत इजी है इसका। जब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स साथ में मिलके एक कंबाइंड फंक्शन पूरा करते हैं, कंबाइंड फिजियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट वाला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्टमक वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, किडनीज वाला यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, गोनैड्स एंड ओवरी वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसी तरह से ये जब सारे सिस्टम साथ में मिलते हैं, अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिए किसके एग्जांपल्स है, ऑर्गन सिस्टम्स के, तो जब सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी बनती है। तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। और complete body, and this is the fifth level of cellular organization in living organisms। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के 5 लेवल समझे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल कौन सा होता है, सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कौन सा लेवल आता है, टिश्यूज। व्हेन मल्टीपल टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर, हमको क्या मिलता है, ऑर्गन्स। व्हेन मल्टीपल ऑर्गन्स आर कंबाइंड टुगेदर, क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली व्हेन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर, हमको क्या मिलता है, ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स है, टोटल 5 लेवल्स है। कौन से, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो अब हमने सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया, पहला लेवल तो हमने क्लियर कर लिया है, सेल्स। व्हाट आर सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम स्टार्ट करते हैं, या अब हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज का नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर है। सो व्हाट इज अ टिश्यू, क्या होता है टिश्यू, टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल और आसान डेफिनेशन होता है टिश्यू का। टिश्यू आर डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिएगा, मैं टिश्यू की डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या कहा मैंने, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। क्या कहा मैंने, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर और कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज, विच इज द सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर टिश्यू, स्ट्रक्चरली एंड functionally, structurally and functionally related cells are grouped together to form टिश्यूज। ठीक है, सो व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज देन, बहुत आसान है, टिश्यू इज द सेकंड लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यूज आर डिफाइंड एज रिलेटेड सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। मतलब ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर काफी कुछ मिलता जुलता होता है और जिनका बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल फंक्शन भी काफी कुछ मिलता जुलता होता है, ऐसे सेल्स को एक
कॉमन ग्रुप में अरेंज किया जाता है या कॉमन टीम में रखा जाता है, तो ऐसे सेल्स को मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है, टिश्यू मिलता है। सो व्हेन वी कंबाइन structurally and functionally related cells in a single group, then we form tissues. So structurally and functionally related cells are grouped together to form tissues. ठीक है, तो आपको टिश्यू का डेफिनेशन, टिश्यू का जो क्लासिकल या साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए बहुत इजी है, और एक बार रिपीट कर लेते हैं। टिश्यूज, टिश्यू कौन सा लेवल होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का? सेकंड लेवल। पहला लेवल कौन सा होता है? सेल्स। सेल्स आर डिफाइंड एज बेसिक यूनिट फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का? टिश्यूज। टिश्यूज आर structurally and functionally related cells are grouped together to form tissues. ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स जिनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है और जिनका बायोलॉजिकल फंक्शन काफी मिलता जुलता है, ऐसे सेल्स को हमने एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया, अरेंज कर दिया, तो हमको मिलते हैं टिश्यूज। अगेन हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 4 मुख्य प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले क्लासेस में, तो ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 मुख्य प्रकार के टिश्यूज होते हैं। कौन से कौन से? ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार के मुख्य टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद होता है मसल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद होता है नर्वस टिश्यू एंड फाइनली कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 4 एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? ह्यूमन बॉडी में जो 4 मुख्य प्रकार के 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके ये एग्जाम्पल है। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आप इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा या इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्टली एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या होता है, मसल टिश्यू मतलब क्या होता है, व्हाट आर नर्वस टिश्यू एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये हम जब ह्यूमन टिश्यू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी के लिए हम इनका एज एन एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं। किसका एग्जाम्पल है? ये चारों ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज के एग्जाम्पल है। तो अभी क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? नियर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ शेप, साइज एंड फंक्शन। ठीक है, देन कितने लेवल होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के? टोटल 5 सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का? सेल्स। सेल्स आर डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल कौन सा आता है? टिश्यूज। टिश्यूज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। मतलब जब हम ऐसे सेल्स को कंबाइन करते हैं या ग्रुप करते हैं जिनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन काफी कुछ सिमिलर हो, रिलेटेड हो, तो हमको क्या मिलता है? टिश्यूज मिलते हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, जो अब तक हमने किया है, ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 मुख्य प्रकार के टिश्यूज होते हैं। कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे चले। ओके